दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। इसमें समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। समय दिया जाएगा, स्थान होगा और व्यक्ति। नंबर 1, अविकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में वह अपराध किया गया है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगे। मतलब सीधी बात है, समय कब हुआ, स्थान किस स्थान पे हुआ, व्यक्ति किस व्यक्ति के विरुद्ध हुआ, और कोई संपत्ति है, मान लो किसी संपत्ति के विरुद्ध हुआ तो वो संपत्ति वहाँ वर्णित होंगी और उनको वर्णित करना पड़ेगा कि भाई किस व्यक्ति के खिलाफ किस समय पे कौन से स्थान पे एक उस संपत्ति है कोई तो उसके विरुद्ध कौन सा मामला अभियुक्त ने किया है, ये पर्याप्त सूचना उसको आरोप में देनी होगी। वहीं क्लॉज 2 कह रहा है 212 का, जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अविकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का निर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अविकथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध किया जाना अविकथित है विनिर्देश कर दिया गया जाता है, और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों से पहले और अंतिम के बीच का एक समय 1 वर्ष से अधिक का ना हो। तो इस सेक्शन को यदि हमको समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो भी सेक्शंस आपके आ रहे हैं इसमें आपराधिक दुर्विनियोग का है, आपराधिक न्यास भंग का है, बेईमानी का है, तो इनको चूंकि अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सबको एक एक को अलग अलग डिफाइन करने बैठ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो इतना समझने लायक है कि यदि ये निर्दिष्ट किए हैं उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अविकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है, और ऐसे परिचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा यदि वो 1 वर्ष के अंतर में किए गए हैं, 1 वर्ष से बाहर में किए गए हैं। मान लो 25 तारीख से पहले और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का हो गया है तो फिर अलग अलग हो जाएंगे वो, है ना, उनको अलग अलग वर्णन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो 212। अच्छा, जो भी यहाँ पे सेक्शन नए आ रहे हैं, है ना, आपराधिक दुर्विनियोग का है या आपराधिक न्यास भंग का है, तो इनको आपको अपने IPC में जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, द्वितीय सेमेस्टर में, उनको एक बार चेक कर लें, देख लें और एक बार उनकी परिभाषाओं को भी देख लें। तो इंडियन पिनल कोड आपको साथ में लेके बैठें और CRPC साथ में लेके बैठें, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अब आते हैं अपन सेक्शन 213 पे। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, मतलब इसमें वो डिफाइन कर रहे हैं कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 202 धारा 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिस पर उसका आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती। मतलब सेक्शन 211 में और सेक्शन 212 में जो विशिष्टियां हैं अभियुक्त को उस बात की जिसका मतलब उस व्यक्ति जिस पर आरोप है उसको ये सूचना नहीं मिल पा रही है कि आखिर उसने क्या किया है, उसने किस स्थान पे किया है, किस व्यक्ति के साथ किया है, किस संपत्ति के साथ किया है, और कौन से अपराध अधिनियम के अंतर्गत, कौन सा अपराध विधि के अंतर्गत अपराध किया है, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। तो जिसमें अविकथित अपराध है क्या किया गया है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में उसको वो प्रॉपर सूचना देनी पड़ेगी, एकदम अच्छी सूचना देनी पड़ेगी जिसका उस पर आरोप है। पर्याप्त सूचना नहीं देती है तो उस रीति की जिसमें अविकथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियाँ भी जैसे उस प्रयोजन के लिए प्राप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। मतलब उसको स्पष्ट समझ में आए ऐसे रूप से उसमें विशिष्टियाँ भी पर्याप्त रूप से वर्णित की जाएंगी आरोप में, यदि सूचना में नहीं आ पा रहा है तो। दृष्टांत का पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं कि आरोप में वह रीति वर्णित हो जिसमें चोरी की गई, मतलब चोरी है, हम जानते थे 79 में वर्णित है IPC में। अब उस पर किसी वस्तु की चोरी का, वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है, ठीक है, लग गया आरोप। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में कि वो चोरी किस विधि से की गई थी वो वर्णित किया जाए, स्पष्ट है, जरूरत नहीं है। का पर खा के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति जिसमें का ने खा के साथ छल किया वो वर्णित करनी होगी। मतलब एक व्यक्ति पर वो वर्णित किया जा रहा है कि उसने छल किया, तो यहाँ पे छल करने से काम नहीं होगा। कौन सी रीति से छल किया है,
कैसा छल किया है वो वर्णित करना पड़ेगा। अब यहाँ का पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। कथित समय पर मतलब कोई एक समय हो गया, कथित स्थान मतलब कोई स्थान है, यहाँ मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में का द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाव वर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। मतलब कोई मिथ्या कथन किया है, उस पर आरोप भी लगा दिया। तो कौन सा मिथ्या कथन है वो अंडरलाइन करके या उसको इंडिकेट करके, हाईलाइट करके उसको बताना पड़ेगा कि ये मिथ्या कथन किया गया है, तब वो समझ में आना चाहिए, आएगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल जिन्हें अपन देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अपन सेक्शन 214 पे आ जाते हैं। आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा मतलब कौन सा सेक्शन का आरोप लग रहा है वो उनके उस विधि में जिसके अधीन वो अपराध दंडनीय है उसके आधार पर उसका मतलब समझ जाएगा। जैसे लिखें, प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें इस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। मतलब मान लीजिए किसी विधि के अंतर्गत उस अपराध को वर्णित किया गया है और जिस विधि के अंतर्गत उसे वर्णित किया गया है जो उसका भाव रहा होगा, विधिज्ञ का भाव रहा होगा, उसी भाव में उसको समझना है। इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब अर्थान्वयन। उसी भाव में उसको समझा जाएगा और उसी भाव के अंतर्गत जो उसमें अपराध की दंड की व्यवस्था है वो दंडित अपराध के दंड से उसे दंडित किया जाएगा। आरोप के शब्दों का अर्थ वही लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन में अपराध दंडनीय है। ठीक है। अब सेक्शन 215, गलतियों का प्रभाव। अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध का उन विशिष्टियों को के कथन करने में किसी लोप को मामले में के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप में से अभियुक्त वास्तव में लाभ में पड़ गया और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, अन्यथा नहीं। मतलब सीधी बात है, वो कह रहे हैं गलतियों का। मान लो कोई गलती हो जाती है आरोप विरचित करने में, आरोप विरचित किया गया है, उसको गलती को तभी गलती माना जाएगा, यही भाई गलती तभी प्रभावशाली होगी जबकि जो आरोप की सूचना व्यक्ति को दी गई है कि भाई आप इन आरोप के अंतर्गत आपके ऊपर आरोप है, कि उसको गलतफहमी हो जाए और उस गलतफहमी का ये तात्विक प्रभाव हो कि वो उसको न्याय ना मिल पाए, मतलब वो उसको समझ ना पाए और उसके लिए उसके प्रतिकूल कोई काम ना कर पाए, कि अपने आप को बचाव ही नहीं कर पाए क्योंकि उसको वो समझ में ही नहीं आया था कि उसके ऊपर क्या आरोप है, तो तात्विक त्रुटि मानी जाएगी। अदरवाइज तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाएगी। यदि उसको समझ में आ रहा है कि क्या आरोप है उसके ऊपर, भले ही कुछ भी लिखा है वहाँ पे, तो फिर उसको समझ में आ गया है कि उसके ऊपर क्या आरोप है, किसके अंतर्गत उसका मामला चल रहा है, उसने क्या किया था, तो वहाँ तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाएगी। अब इसको एक दृष्टांत से समझ लेते हैं फटाक से। कापर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिससे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है और आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है। जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में इस लोप से बुलावे में पड़ गया है, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। हमें सेक्शन 242 यहाँ नहीं समझा रहा हूँ मैं किसी, यहाँ पे उस पर आरोप है कि ऐसा कूटकृत सिक्का उसके पास रखा था, जिस समय वह सिक्का उस कब्जे में था जानता था कि वह कूटकृत है। अब यहाँ आरोप में कपटपूर्वक शब्द लिखना भूल गए और उसके कारण वो भुलावे में पड़ गया और उसको समझ में नहीं आया कि वो किस कपटपूर्वक से किसकी बात कर रहे हैं, तो तात्विक होगी। यहाँ पे स्पष्ट है कि कपटपूर्वक उसने कूटकृत सिक्का अपने पास रखा था और वो कोई भुलावे में नहीं पड़ा था, तो इस गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा। यदि वो भुलावे में पड़ जाए तो तात्विक माना जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। अच्छा, एग्जाम्पल डी लेते हैं। का पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। एक व्यक्ति है, इस पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। ठीक है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था, मतलब नाम अलग लिख दिया गया है और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। ठीक है, मतलब डेट्स भी अंतर है। का पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाएगा। मतलब जो व्यक्ति जिस पर हत्या का आरोप लगाया है उस पर एक जो हत्या का मामला चल रहा है वही लगाया गया, इसके अलावा कोई मामला हत्या का उसके ऊपर नहीं है। और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था।
ठीक है, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से अनुमान कर सकता है कि का उससे बुढ़ापे में नहीं पड़ा था और आरोप में है गलती तात्विक नहीं है। मतलब ना तो वो किसी बुढ़ापे में पड़ा, ठीक है, और इसके अलावा एक ही हत्या के मामले का उस पर आरोप था जिसको वो चल रहा था और उसको उसने न्यायालय में सुना भी था, जहाँ पे खुदा बख्श की जगह हैदर बख्श कहा जा रहा था और डेट्स में भी अंतर था। वो उसको वही समझ रहा था और उसने वही समझ के अपने आप को बचाव के लिए सारे पक्ष रखे। मतलब वो किसी भुलावे में नहीं था, तो इसको तात्विक गलती नहीं माना गया और सही माना गया। अब दूसरे मामले में जस्टिस के अपोजिट है, जो का पर 20 जनवरी 1883 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की, जिसने उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि का बुलावे पड़ गया था और वह गलती तात्विक थी। मतलब एक मामले में हत्या का मामला है, दूसरा अगली तारीख में एक हत्या का मामला है, जिसमें दोनों में वो आरोपी है। एक में उसने एक व्यक्ति को मारा है, दूसरे में उस व्यक्ति को मारा है जो उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहा था। अब मामला चल रहा है खुदा बख्श का और हैदर बख्श वाले गवाह उसमें आ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है और बुढ़ापे में पड़ के अपना पूरा अच्छी तरह विचार नहीं करवा पाता। तो इस गलती को न्यायालय ने तात्विक माना, क्योंकि यहाँ पे मामले अलग अलग हैं, अलग अलग मामले, और दो मामले हैं जिसमें से एक मामले के जो गवाह हैं दूसरे मामले में भी आ रहे हैं, तो वो बुढ़ापे में पड़ गए कौन से मामले के गवाह हैं, ठीक है। तो ये तात्विक गलती ही मान सकते हैं।